नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन। मैं हूं आपके साथ अक्षय। इस देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है और इससे लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करता है वो है इस देश का कानून और संविधान। देश के संविधान में हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है, लेकिन कानूनी पेचीदगियों के चलते कई बार एक बड़ा हिस्सा इंसाफ की दहलीज से दूर रह जाता है। वो दर दर भटकने को मजबूर रहता है। लोगों को उनके हक और कानून के बारे में जानकारी नहीं होती और वो इंसाफ के लिए भटकने को विवश हो जाते हैं। और इसी अंतर को दूर करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन के माध्यम से हर दिन हम आपके बीच मौजूद रहते हैं एक नए विषय के साथ, जिस पर कानूनी सलाहकारों के माध्यम से आपकी समस्याओं का निदान करने की हम कोशिश करते हैं। आज जो विषय हम आपके बीच लेकर आए हैं वो वसीयत से जुड़ा हुआ है। वसीयत के रजिस्ट्रेशन के क्या कुछ प्रावधान है। अगर इस विषय से संबंधित कोई सवाल है या फिर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन है तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं। क्या बेहतर कानूनी विकल्प हो सकता है, इस बात का जवाब हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। फोन लाइन्स खुल चुकी हैं और टेलीविजन स्क्रीन पर जो 2 नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। वसीयत को लेकर अगर आपके जहन में कोई भी सवाल चल रहा है कि वसीयत क्या होती है, कौन कर सकता है, इसके रजिस्ट्रेशन को लेकर क्या कुछ कानूनी प्रक्रिया है, अगर किसी भी तरह का कोई संशय आपके जहन में है, कोई रास्ता, कोई विकल्प आपको नज़र नहीं आ रहा, तो अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर मौजूद हैं आपकी निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए। फोन लाइन्स लगातार आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर हैं और जो 2 नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पे किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं और क्या बेहतर कानूनी विकल्प आपके लिए हो सकता है, इस बात का जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लीगल हेल्पलाइन आपका अपना शो है। इस शो के माध्यम से आप भी हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। आप फ़ोन के माध्यम से निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं वसीयत की। वसीयत क्या है, वसीयत कौन कर सकता है, वसीयत करने के क्या तरीके हैं, इसको लेकर रजिस्ट्रेशन की क्या प्रक्रिया है और रजिस्ट्रेशन कराने वक्त किन किन चुनौतियों से 2-4 होना पड़ सकता है। इस तरह के तमाम सवाल अगर आपके जहन में हैं और उसका जवाब आपके पास नहीं है तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं। फोन लाइन्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं और जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। और आज इस विषय पर ज़्यादा चर्चा और बातचीत के साथ 2 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। विजय चंद्र श्रीवास्तव जी हैं, आप अधिवक्ता हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के, प्रयागराज से हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हैं। जबकि केशव पांडे जी हैं, आप अधिवक्ता हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के, लखनऊ से हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। शुरुआत केशव पांडे जी मैं आपसे करूँगा। सबसे पहले आप दर्शकों को बताएं कि वसीयत होती क्या है और वसीयत कौन कर सकता है। देखिए, हेलो जी केशव जी। वसीयत के लिए सबसे बड़ी चीज की जो हिंदू रजिस्ट्रेशन एक्ट पे दिया गया है जी जी केशव जी, उसके अनुसार कि कोई भी व्यक्ति जो बालिग है, स्वस्थ मस्तिष्क रखता है जी और अपने अच्छे बड़े भले की सोच सकता है तथा उसके नाम कोई संपत्ति है, चल या अचल, वह संपत्ति की रजिस्ट्री, वह वसीयत जो है वो कर सकता है। और वसीयत के लिए यहाँ इंडिया में बहुत जरूरी नहीं है कि वो पंजीकृत हो या अपंजीकृत हो, दोनों ही वसीयत जो है मान्य है। लेकिन बेहतर ये रहता है कि अगर वसीयत का पंजीकरण करा लिया जाए रजिस्ट्रार के यहाँ तो उसकी मान्यता ज्यादा हो जाती है। और अगर कहीं पे कोई कानूनी अड़चन या कोई बातचीत आती है तो उससे उसका हल निकाला जा सकता है जी। और वसीयत के लिए सबसे बड़ी कि उसका रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 2 गवाह हों और वो अब तो चूंकि ऑनलाइन होने लगा है सिस्टम, तो ऑनलाइन के लिए वसीयतकर्ता को जाना पड़ेगा और जो 2 गवाह हैं वो संपत्ति की पूरी डिटेल उसमें दी जाएगी, चल हो या अचल है, और वो किसको दे रहा है, अगर उसके अपने बच्चे हैं
तो उनको दे रहा है या लड़कियों को दे रहा है, और अगर वो इनको नहीं दे रहा है तो क्यों नहीं दे रहा, ये उसका जिक्र करेगा। और दूसरी चीज, वो किसी को भी अपनी स्व अर्जित संपत्ति का जो है वो वसीयत कर सकता है। जी। पैतृक संपत्ति अगर उसको कोई मिली है कहीं से, अपने दादा से, बाबा से या पिता से जो उसको मिली है, वो उसकी केवल अपने हिस्से की रजिस्ट्री वो कर सकता है पैतृक में। और बाकी जो है वो जरूरी नहीं है कि वसीयत के लिए वो अपने बच्चों को भी दे। और तमाम ऐसी जगह देखी गई हैं कि जहां बच्चे ज्यादा हैं या बच्चे माँ बाप की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, तो उस जगह पे उन्होंने केवल एक बच्चे को वसीयत करी है, बाकी को उन्होंने नेग्लेक्ट किया। लेकिन उसमें उन्होंने उसका रीजन भी दिया है कि वो क्यों और किस वजह से इन लोगों को नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ये तो सर्वविदित है कि माँ बाप सबसे अच्छे मित्र होते हैं बच्चों के, और बच्चे जो हैं वो आज के समय में काफी हम देख रहे हैं कि बदलाव आता जा रहा है। और कौन बच्चा माँ बाप के करीब है और कौन बच्चा जो है उसकी सेवा कर सकता है या उसके समयानुकूल जो है वो उपस्थित रह सकता है, ये माँ बाप से बेहतर कोई नहीं। चले, यानी कि आने वाले वक्त में कम से कम इस बात का निर्धारण हो जाए कि अगर कोई अपनी संपत्ति किसी के नाम पर करना चाहता है अपनी, तो वसीयत उसे करनी चाहिए। और वसीयत कौन कर सकता है, वसीयत करने का तरीका क्या है, तमाम पहलुओं को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। विजय चंद श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ प्रयागराज से जुड़े हैं। विजय जी, वसीयत करने के लिए कोई तय फॉर्मेट होता है क्या? अगर कोई व्यक्ति वसीयत करना चाहता है तो उसे प्रमुख रूप से किन किन बातों का ध्यान रखना होता है? देखिए, अगर वो वसीयत करना चाहता है तो पहली बात तो जरूरी है कि उसका रजिस्ट्रेशन हो। क्योंकि रजिस्ट्रेशन होने से ये होता है कि उसमें राइट्स क्रिएट होते हैं, राइट डिस्टिंग्विश होते हैं, उसका टाइटल क्रिएट होता है और उसकी लीगल वैल्यू होती है। और वो उसकी मान्यता तब तक होती है जब तक किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट से, सिविल कोर्ट जो कॉम्पिटेंट कोर्ट होता है उसके द्वारा कैंसिल न हो या नल एंड वाइड डिक्लेयर न हो। वसीयत में खास तौर से एक बात ये देखी जाती है कि आप लीगल एयर्स जो बाय बर्थ जिनको राइट्स क्रिएट है, उनके राइट्स को निगलेक्ट नहीं कर सकते बाय वे ऑफ द विल, या बिल्कुल कतई नहीं कर सकते। इस तरह का बिल जो है नहीं हो सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए रजिस्ट्रिंग ऑफिसर जो है बिल को रिफ्यूज करता है कि हम उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, तो उसकी अपील भी नहीं होती है। और वैसे भी अब तो पेरेंट्स वेलफेयर मेंटेनेंस एक्ट 2007 आ गया है, पेरेंट्स कैन क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम देयर चिल्ड्रंस। तो सवाल यह है कि ये सब तरीके की बातें हैं, उसमें किसी को ये राइट नहीं है, किसी भी पेरेंट्स को राइट नहीं है कि जो लीगल एड्स है बाय वर्च्यू ऑफ द बर्थ, उनके राइट्स को निगलेक्ट नहीं कर सकते बाय वे ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द विल। चले, दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। अविनाश जी, पहले दर्शक दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है अविनाश जी, क्या परेशानी है, सवाल कीजिए। अविनाश जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलो, शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन लगातार फोन लाइन्स आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं और जो 2 नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं वसीयत की। वसीयत क्या होती है, वसीयत का पंजीकरण कराया जाना कितना ज़रूरी है और वसीयत कितने वक्त तक के लिए मान्य हो सकती है, इन तमाम पहलुओं को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा भी अगर आपके जहन में किसी तरह की कोई कानूनी समस्या है तो भी आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। मैं एक चीज़ और केशव पांडे जी आपसे समझना चाहूँगा कि वसीयत कराते समय क्या किसी तरह का कोई शुल्क या स्टाम्प ड्यूटी वगैरह देनी पड़ती है क्या? देखिए, वसीयत कराने के लिए किसी प्रकार का जो है स्टैंप ड्यूटी तो नहीं लगती है। वसीयत जो है रजिस्ट्रार के समक्ष जब पंजीकरण कराना होता है तो उसका पहले तो एक प्रारूप तैयार कर लिया जाता है कि ये इस तरीके से टाइप करना है। पूरा मैटर आ जाता है कि ये संपत्ति है, ये हम इनको दे रहे हैं, ये हमारी चल संपत्ति अचल संपत्ति है, किसको दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं और इसका कैसे उपयोग करेगा, वो सब उसमें लिख दिया जाता है। फिर वो ऑनलाइन कराया जाता है। और जो रजिस्ट्रेशन शुल्क है वो अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग है। तो रजिस्ट्रेशन शुल्क जैसे यहाँ यूपी में जो है वो करीब 550 रुपए है। तो वो उसका एक शुल्क निर्धारित शुल्क है, वो जमा करके कोई भी व्यक्ति वहाँ जाता है और अपना वसीयत पंजीकरण करा लेता है। और दूसरे, अगर किसी वजह से वो वहाँ पहुँचने में असमर्थ है रजिस्ट्रार के यहाँ, तो वो एक कमीशन के थ्रू जो है रजिस्ट्रार के यहाँ एप्लीकेशन देता है, अपने स्वास्थ्य का हवाला देता है, या हम चल नहीं सकते या बीमार हैं, और एक एप्लीकेशन दे के
वो वहाँ पे रजिस्ट्रार के यहाँ देगा अपने वकील के माध्यम से। उस पर जो है फिर जो शुल्क है यहाँ पे यूपी में वो करीब 5,000 रुपए कमीशन का है। तो रजिस्ट्रार साहब या उनका जो ऑफिस का कोई भी कुलीग है वो वहाँ पे जाएगा कर्मचारी, और घर पे जाके वो बाकायदा रजिस्ट्री करेगा उनकी, और उनके बयान लेगा, गवाहों के भी वही हस्ताक्षर कराएगा, और वो करा के फिर वो आ जाएगा। वो भी रजिस्ट्री उसी तरीके से मान्य हो जाती है कि ये रजिस्ट्री चाहे कमीशन से हो या वहां जाके रजिस्ट्रार ऑफिस में हो, इस तरीके से रजिस्ट्री मान ली। चलिए, एक और दर्शक मोहन पाल जी हमारे साथ कासगंज से जुड़ गए हैं। अगले दर्शक मोहन पाल जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या परेशानी है, सवाल कीजिए। परेशानी है सर, ये बीजेपी जो सरकार बनी हुई है जी, तो इसमें ये बताओ, इसमें दलाल का जो ऑब्जेक्शन होता है, तो इसमें दलाली क्यों करते हैं लोग? सर आपकी कोई कानूनी अड़चन, कोई कानूनी समस्या आपके सामने आ रही है? चलिए, हम अपने दर्शकों से अपील इस बात को लेकर करते हैं कि जब वो हमें कॉल करते हैं तो अगर उनके सामने किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन है, क्योंकि हमारा ये कार्यक्रम निःशुल्क कानूनी सहायता लोगों तक पहुंचाने के लिए और साथ ही साथ लोगों को जागरूक करने के मकसद से भी है। हालांकि अगर कुछ प्रश्न उस तरह के उठते हैं तो उसको लेकर हम उस पर चर्चाएं भी करते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों की लीगल समस्याओं को दूर करने की कोशिश करते हैं। अगर इससे जुड़ा कोई सवाल आपके पास है तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। विजय जी, वसीयत की वैधता की कोई अवधि, कोई समय सीमा निर्धारित होती है क्या? नहीं, देखिए, वसीयत की जो जहाँ तक वैधता का प्रश्न है, ये तो फॉर एवर के लिए होता है, जब तक किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट से नल एंड वाइड डिक्लेयर्ड न हो या कैंसिल न हो। और कॉम्पिटेंट कोर्ट सिविल कोर्ट होती है, और सिविल कोर्ट में चैलेंज होता है कि जिसने वसीयत किया है वो वसीयत नहीं कर सकता, या वसीयत की लीगलिटी दिखानी पड़ती है, दिखाए, वो साबित करे। वो वसीयत तो सिद्ध होती है बाई वे ऑफ द मार्जिनल विटनेसेज। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो जो वसीयत के लेखक हैं या टाइप करता है, यहाँ तक टाइप करता कभी वो वसीयत को प्रूफ करने के लिए एज एविडेंस यूज किया जा सकता है। तो वो ये तो इससे वसीयत अगर रजिस्टर्ड है या सेल डीड रजिस्टर्ड है या गिफ्ट डीड रजिस्टर्ड है तो उसकी कानूनी मान्यता और वैधता होती है, और कोर्ट में एज बेस्ट एविडेंस के रूप में वो माना जाता है। सेक्शन 17 में लिखा हुआ है और सेक्शन 18 में लिखा हुआ है ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट 2019-08 में लिखा हुआ है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड होना चाहिए, कंपलसरी है, और कौन कौन से नॉन कंपलसरी है। तो रजिस्ट्रेशन तो डॉक्यूमेंट का होना चाहिए, इससे तो गवर्नमेंट को भी रजिस्ट्रेशन फीस मिलती है और आपके डॉक्यूमेंट्स की लीगल वैधता भी उत्पन्न होती है। तो ये बहुत ही अच्छा एक्ट है और इससे पूरी कानूनी मान्यता। चले, बिल्कुल, इसीलिए आज हम इस विषय को लेकर आए हैं अपने दर्शकों के बीच में कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक किया जा सके कि लोग वसीयत के बारे में तो जानते हैं, लेकिन उससे जुड़ी टेक्नोलॉजीज क्या कुछ होती हैं इसके बारे में भी लोगों को जानना बेहद जरूरी है। पहले अपंजीकृत वसीयत होता था। जी, अपंजीकृत वसीयत होता तो उसकी वैल्यू ज्यादा नहीं होती थी। अब तो कोर्ट मानती भी नहीं, कहती कि आपका डॉक्यूमेंट तो रजिस्टर्ड ही नहीं है। ठीक, पंजीकरण कराते समय भी किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, इस पर भी हम बात करेंगे। विजेंद्र कुमार अगले दर्शक बलिया से हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। क्या परेशानी है, सवाल कीजिए विजेंद्र जी। शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन फोन लाइन से लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर हैं और जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। लेकिन जो हम चर्चा कर रहे हैं कि वसीयत की क्या वैधता की कोई समय सीमा होती है, लेकिन विजय जी, अगर ये मानिए कि एक बार वसीयत तैयार करने के बाद अगर कोई उसमें अपडेशन करना चाहता है तो ये विकल्प उसके पास होता है क्या, या नई विल फिर से तैयार करनी होती है? नहीं, देखिए, एक तो री रजिस्ट्रेशन का भी प्रोविजन है, रजिस्ट्रेशन एक्ट में री रजिस्ट्रेशन का भी प्रोविजन है। लेकिन जहां तक उसकी वैलिडिटी की चैलेंज करने की बात है, तो जो लोग एग्रीड पर्सन है दे कैन चैलेंज इट बिफोर द सिविल कोर्ट फॉर इट्स कैंसिलेशन फॉर डिक्लेरेशन ऑफ द नल एंड वाइड। तो जब तक वो कोर्ट नल एंड वाइड डिक्लेयर न करे, कैंसिल न करे, तब तक वो वैलिड है ही है। लेकिन वो वैधता को चुनौती देने के लिए बहुत सारे कारण होते हैं कि मान लीजिए वो ये इग्नोर कर दे कि इसमें मैं फादर का दस्तखत नहीं है, या एग्जीक्यूटर ऑफ द डीड का एक दस्तखत नहीं है, फर्जी है, या प्रूफ नहीं है, तो वो डॉक्यूमेंट प्रूफ कराना पड़ता है। अगर कोई चैलेंज करे तो वो मार्जिनल विटनेस से प्रूफ होना होता है, जो मतविदा करता होता है उनसे प्रूफ होता है, यहाँ तक टाइप करता से भी प्रूफ हो जाता है। बट नाउ यू हैव टू प्रूव
before the civil court if it is challenged by any aggrieved person before any competent court. जी केशव पांडे जी, लेकिन अगर वसीयत अगर रजिस्टर्ड है, उसका पंजीकरण कराया गया है, तो उसके बावजूद क्या उसे चुनौती दी जा सकती है? यस यस, बिल्कुल चुनौती हाँ, दी जा उसको सकती है, उसकी बिल्कुल इलीगलिटी उसको चुनौती दे दोनों सकते चैलेंज हैं। की जा सकती है। अगर जी हाँ केशव जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी जी मैं कह ऐसा रहा जब था एक वसीयत उसकी अगर- इलीगलिटी इलीगलिटी दोनों चैलेंज होती है। चलिए, एक और दर्शक गोपाल जी हमारे साथ इंदौर से जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आपका, सवाल कीजिए गोपाल जी। जी हमारा ये सवाल था कि हमने एक वसीयत करी थी एक माता जी ने अपने नाम, जी। क्योंकि हमने उनकी सेवा करी थी। हाँ। बेटे नहीं करते थे उनकी सेवा, हाँ हाँ तो वसीयत अपने नाम हो गई थी और तहसील में भी अभी फिलहाल ने कर दी है अपने नाम। हम्म, तो वो जो उनका लड़का है वो जमीन नहीं दे रहा है, तो उसका उपाय क्या है? वसीयत आपके नाम पर है? जी वसीयत आपके नाम पर है और उसका रजिस्ट्रेशन हाँ, करवाया गया था? वसीयत भी अपने नाम है और तहसील में भी अपने नाम रजिस्टर हो गई है। चलिए, बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए। केशव पांडे जी, क्या इन्हें उपाय बताएंगे? इनका कहना है कि इन्होंने किसी महिला की सेवा की थी, उस महिला ने खुश होकर, इनकी सेवा भाव से प्रसन्न होकर अपनी जायदाद का कुछ हिस्सा इनके नाम पर वसीयत के जरिए किया है, लेकिन जो प्रॉपर्टी है उनके बेटे उससे अपना दावा छोड़ नहीं रहे हैं, तो ये क्या कदम उठा सकते हैं? देखिए, अगर वसीयत इनके नाम जो है रजिस्टर्ड वसीयत है, तो ये उसके दावे के लिए सिविल सूट दाखिल कर सकते हैं और वहाँ सीधे सीधे उनको उसमें यही रेमेडी मिलेगी कि हमारे नाम पंजीकृत वसीयत है और हमको इस प्रॉपर्टी में इतना हिस्सा दे दिया गया है और ये हमको कब्जा इससे दिलाया जाए, तो उस पर जो भी न्याय शुल्क जो भी लगेगा, कोर्ट फीस वगैरह, वो ये पे करते हुए वहाँ पे अपना मुकदमा दाखिल करें और उस पर जो है इनको रेमेडी मिलेगी और पंजीकृत वसीयत है चूंकि, इसलिए इनका अधिकार उस पर बन जाएगा। जैसा कि इनका एक ये भी कहना है कि उस महिला के बेटे की देखिए, तरफ से मैं बताना प्रॉपर्टी पर चाहूंगा कब्जा आपको यहाँ है। से जी जी कि अगर विजय। एग्रीकल्चर लैंड है, जी। एग्रीकल्चर लैंड का 229B अब जेजे एलआर एक्ट अब तो रेवेन्यू कोड मैनुअल हो गया है, तो उसका वहां से डिक्लेरेशन होगा फॉर डिक्लेरेशन ऑफ द बिल और उस रजिस्टर्ड बिल के बेसिस पे यू कैन क्लेम योर राइट अंडर सेक्शन 229B ऑफ जेजे एलआर एक्ट। अगर मान लीजिए कि वसीयत के आधार पर और जैसा अगर कह रहे हैं कि वो आबादी वगैरह प्रॉपर्टी हो- इनके नाम पर आ जाती है और उस प्रॉपर्टी से अगर कृषि वाली कब्जा उनके जमीन बेटे जो का है नहीं वो तो हटता है, फिर- तो उस सूरत में इन्हें क्या कदम उठाना चाहिए गोपाल जी को? विजय जी। ये मुझसे पूछ रहे हैं जी विजय जी, जी। हाँ जी, क्या क्या इनका सवाल है? अगर जैसे इनका कहना है कि वसीयत के बाद वो प्रॉपर्टी भी इनके अगर नाम पर आ जाती है, लेकिन कब्जा उस महिला के बेटे का भी उस प्रॉपर्टी पर है और वो कब्जा अगर वो नहीं छोड़ रहा है, तो और क्या कदम उठाने चाहिए? वो इजेक्टमेंट सूट फाइल करे, 202 में जेडीएक में इजेक्टमेंट सूट फाइल करे। अगर मान लीजिए आबादी में है या कोई इस तरीके से है, मकान उकान की अगर विल है, तो सिविल कोर्ट में जाए फॉर सूट फॉर डिस्पोजेशन। चले, बिल्कुल उम्मीद करते हैं गोपाल जी आपके सवाल का वाजिब उत्तर आप तक जरूर पहुंचा होगा और जो प्रक्रिया आपको हमारे दोनों मेहमानों ने बताई, केशव पांडे जी और विजय चंद्र श्रीवास्तव जी ने, अगर वो रास्ता आप अख्तियार करते हैं तो निश्चित तौर पर जो आपकी परेशानी है उससे आपको छुटकारा जरूर मिलेगा। साथ साथ हम अपने दर्शकों से भी अपील करते हैं कि अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन है तो ये लीगल हेल्पलाइन आपका अपना शो है, इस शो के माध्यम से आप भी हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिनेश जी हैं, बहुत स्वागत है आपका। सवाल कीजिए दिनेश जी, क्या परेशानी? सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये वसीयत या रजिस्टर्ड वसीयत के माध्यम से, जी। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, हम्म, दिनेश जी आपकी आवाज़ हम तक ठीक ढंग से नहीं पहुंच पा रही है। हम अपने दर्शकों से बार बार इसीलिए अपील करते हैं कि जिस समय आप हमें कॉल करते हैं उस समय आप अपने टेलीविज़न का वॉल्यूम पूरी तरह से बंद कर दें, ताकि आपकी आवाज़ हम तक पहुंच पाए सही तरीके से और आपके प्रश्न का वाजिब उत्तर भी हम आप तक पहुंचा पाएँ। मैं केशव पांडे जी आपके पास आऊँगा। अगर मान लीजिए कि जबरन वसीयत तैयार की जाती है, तो उस तरह की परिस्थिति में किस तरह की कानूनी प्रक्रिया हो सकती है, किस तरह की कार्रवाई हो सकती है? देखिए, अगर जबरन कोई वसीयत तैयार कराता है किसी बात को लेके और आदमी ने कहा कि हमको जो है जबरदस्ती इस पे जो है वसीयत तैयार करा लिया है या अंगूठा करा लिया, वो ये देखना है कि पंजीकरण कराया या पंजीकृत कराया। अगर दोनों सूरतों में भी जो है वो
उसको कह सकता है। बाद में जैसे ही उसको वहां से वो रिलीफ मिलती है या वो अपने को फ्री समझता है तो तुरंत जो है पहले जिसने रजिस्टर्ड कराई है या जो लेके गया है वो सबके खिलाफ जो है पुलिस में FIR लिखा सकता है और वसीयत कैंसिलेशन के लिए भी जो है वो संबंधित कोर्ट में जा सकता है। सबसे बड़ी बात, अगर कोई जबरन कर रहा है या किसी तरीके से उस पर दबाव डाला जा रहा है तो एक तो वसीयत वो मान्य नहीं होगी और दूसरे जो ये करा रहा है तो उसमें जितने लोग होंगे, मैं गवाह तक, वो सब जो है इसके फर्जी के लिए और दबाव के लिए या उसके लिए भागीदारी होंगे, इनके खिलाफ मुकदमा जो है क्रिमिनल केस जो है चलाया जा सकता है। विजय हो जी, सकता है। वो परिस्थितियां कौन कौन सी होती हैं जिनके आधार पर किसी रजिस्टर्ड वसीयत को भी रद्द किया जा सकता है? विजय जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप मुझे तक? उत्तर देना है। जी जी। हाँ जी जी, देखिए ऐसा है, आधार ये है कि अगर मान लीजिए जिसने एग्जीक्यूट किया है उसके वारिस जो लीगल वारिस है, अन्य लोग जो ये कहे कि इनका हस्ताक्षर नहीं है, गवाहों के हस्ताक्षर नहीं है, या अंडर इन्फ्लुएंस में है, या फ्रॉड में है, या थ्रेट में है, ये तमाम ऐसे ग्राउंड्स होते हैं जिस आधार पे आप कैंसिलेशन सिविल कोर्ट में मूव कर सकते हैं। और उस पर लेकिन आपको ये साबित करना पड़ेगा, जो जिनके पक्ष में वसीयत है वो साबित करेगा नहीं इसका एग्जीक्यूशन इन अकॉर्डेंस विथ लॉ है, उसको ये करना है। आपको डिसअप्रूव करना पड़ेगा कि हस्ताक्षर हमारे पिताजी का या हमारे भाई का जो भी एग्जीक्यूटर है उससे मिलान नहीं करता। इससे समय में हैंड राइटिंग एक्सपर्ट का भी कोर्ट सहारा लेती है, रिपोर्ट मंगाती है, हस्ताक्षर का मिलान कराती है। ये सारे गवाह पेश होते हैं। उसके बाद अगर कोर्ट ये पाती कि नहीं ये लीगली इसका एग्जीक्यूशन नहीं हुआ है तो वो कोर्ट कैंसिल कर सकती है। और कैंसिल करने के बाद तो जो भी, जैसे कि मैं दोस्त जी ने कहा कि आप उसके FIR भी कर सकते हैं इन सब चीजों का, तो कैंसिल हो जाएगा। कैंसिलेशन का बहुत सरल प्रोविजन है, बट यू हैव टू अडॉप्ट ऑल द प्रोविजंस अंडर द लॉ। और आपको साबित करना पड़ेगा कि ये डिसअप्रूव करना पड़ेगा, बिना उसके नहीं होता है। और कोर्ट की ये मतलब कि डिसीजन होगा कि वो उस डॉक्यूमेंट को कैंसिल करे या ना करे। केशव पांडे जी, अभी आप दोनों ही मेहमानों ने गवाहों का जिक्र किया कि गवाहों की इसमें भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है। ये गवाह कौन कौन हो सकता है? लोगों के मन में ये भी सवाल उठता है कि कोई अपना नजदीकी रिश्तेदार ही गवाह हो सकता है या फिर कोई भी व्यक्ति गवाह के तौर पर हो सकता है? गवाही के लिए तो कोई भी जो बालिग है, स्वस्थ मस्तिष्क है और जो अपना भरा बुला सोच सकता है और जो पूरे होशो आवाज में रहता है, जिसका मानसिक संतुलन बिगड़ा नहीं है और बिल्कुल स्वच्छ मस्तिष्क का है, बालिग है, वो जो है गवाह हो सकता है। और गवाह जो है वो चाहे नजदीकी रिश्तेदार हो या कोई अपना इष्ट मित्र हो या कोई जो उसका वेल विशर है, वो भी गवाह हो सकता है। और गवाहों की भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहती है कि जब व्यक्ति अगर नहीं रहा इस दुनिया में तो वो इस चीज को प्रूव भी करता है कि हाँ वसीयत का दस्तखत उन्होंने किया, ये किया। जैसे मसविदा करता कि अभी वसीयत जब चैलेंज होती है तो गवाहों की भूमिका उसमें सबसे महत्वपूर्ण रहती है। मसविदा करता की भी रहती है, टाइप करता की भी रहती है, गवाहों की रहती है। तो ये सब प्रूफ देखा जाता है उसमें कि वो जो है इसको प्रूव कर सके, इसलिए इसका आवश्यक होता है कि गवाह मजबूत होना चाहिए। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, इस विषय पर बारीकी से अपनी राय रखने के लिए, साथ ही जो कॉलर्स हमारे साथ जुड़े थे उनके प्रश्नों का वाजिब उत्तर उन तक पहुंचाने के लिए। दरअसल कानून तो हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद होता है, लेकिन एक बड़ा हिस्सा इंसाफ की दहलीज से सिर्फ इसलिए दूर रह जाता है क्योंकि जानकारियों का अभाव होता है। और इसी अभाव को दूर करने के मकसद से रोजाना हम आपके बीच मौजूद रहते हैं, हर दिन एक नए विषय के साथ। फिलहाल हमारी आज की खास पेशकश में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी।